सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज का जो क्लास होगा क्लास 12th का इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 में आने की 100% जो है संभावना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 30 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यानी 17 क्वेश्चन नंबर में है, समष्टि अर्थशास्त्र के दो उदाहरण दें। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा अर्थशास्त्र को किसने दो भागों में बांटा, कौन कौन दो भाग है। तो चलिए जानते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि अर्थशास्त्र को दो भागों में जो है रेगनर फ्रिश नामक जो है अर्थशास्त्री ने इसको अध्ययन करने के लिए जो है अध्ययन को सरल बनाने के लिए दो भागों में बांटा था। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसको बोला जाता है माइक्रो और इसको बोला जाता है मैक्रो। ठीक है, अब ये जानना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो रेगनर फ्रिश है। अच्छा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत फर्म, यानी बाजार, उद्योग, है ना, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, यूटिलिटी, जितना भी पढ़ना है, ठीक है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ना है। अब समष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो जॉन मेनार्ड कीन्स है। अच्छा, जॉन मेनार्ड कीन्स एक किताब लिखा है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र को रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, समग्र आय और पूर्ति इत्यादि को जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि समष्टि अर्थशास्त्र के दो उदाहरण बताएं। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या का अध्ययन कराता है और इसके अंतर्गत आता है बेरोजगारी की समस्या तथा मुद्रास्फीति। अच्छा, यहाँ पर बेरोजगारी तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुद्रास्फीति क्या है? जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, किस कारण से होती है। ठीक है, ये सारी चीज जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 18 में आइए, बजट क्या है? तो बजट जो है बच्चों एक वित्तीय वर्ष, जिसको वित्तीय वर्ष बोला जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ये 12 महीना के अंतर्गत जो आता है उसको एक वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष भी कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित आय तथा व्यय के विस्तृत लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट। चलिए बजट का इतिहास बताते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, बजट सरकार का सर्वमुख वित्तीय दस्तावेज है। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट है जो एक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार के आर्थिक दृष्टि को प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय एवं विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यय का स्पष्ट विवरण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। ठीक है, बजट किसी देश की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की प्राथमिकताओं का परिचायक होता है। सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट एक समान व्यक्ति से लेकर बृहद औद्योगिक गतिविधियों तक सभी को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं भारत के बजटीय वर्ष और वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखना आवश्यक होता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए मैं हाईलाइटेड करके रखा हुआ हूँ। पढ़ाई की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्ति, यानी जो जितना भी उसको आय टैक्स के जरिए, कर के जरिए प्राप्त होता है तथा किन किन मदों पर जो है वो व्यय करता है ना, वो सारा जो है संसद के समक्ष रखना पड़ता है ना, पूरा विवरण रखना पड़ता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अब आइए बजट का इतिहास में। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगेट अथवा बुजेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सन 1773 में ब्रिटिश वित्तीय प्रस्ताव चमड़े के एक थैले में से निकाले गए थे, यानी जो है जब बजट पेश करने गया ब्रिटिश में, ठीक है, 1773 में, उस वक्त क्या हुआ
कि जो भी डॉक्यूमेंट था वो चमड़े के थैले में लेकर वहां पर ले जाया गया था, ठीक है ना। उसी समय बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा, ठीक है। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग जो किया गया था, ठीक है, कब किया गया था? 1803 में। अब यहाँ भारत का प्रथम बजट जो है 18 फरवरी 1860 के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के परिषद के वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बजट इन इंडिया। कौन है? विल्सन, जेम्स विल्सन, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत में बजट परंपरा का आधार जो है 1944 में निर्मित बॉम्बे प्लान से संबंधित माना जाता है। इस प्लान की रचना जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुख शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है एक है स्वतंत्र भारत और एक है गणतंत्र भारत। दोनों में क्या अंतर है? जब भारत आजाद हुई थी तो 1947 को आजाद हुई थी, उस वक्त जब बजट जो है पेश किया गया 26 नवंबर 1947 को, वो किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री आर के सन्मुख शेट्टी के द्वारा, ठीक है, जब भारत आजाद हुई थी। जब यहाँ गणतंत्र की बात है तो जब भारत में संविधान लागू हो चुका था, जब भारत में संविधान लागू हो चुका था तो जॉन मथाई के द्वारा जो है 1950 में, है ना, जो है पहला केंद्रीय बजट पेश किया, है ना, इसका गौरव प्राप्त है। तो इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है। गणतंत्र तब कहा जाता है जब भारत के संविधान लागू भारत पर हो गया था, और स्वतंत्र का मतलब है कि जब भारत आजाद हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत में बजट प्रस्तुत करने का समय 5 बजे निर्धारित किया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में दिन होता था, ठीक है। जब भारत में 5 बजे शाम होता था, उस वक्त ब्रिटेन में क्या होता था? दिन होता था। स्वतंत्र भारत में वर्ष 1998 तक यही परंपरा चलती रही, जो 5 बजे इवनिंग में यानी शाम के समय जो है 1998 तक, 1947 से लेकर कहिए अभी 1998 तक जो है शाम में ही होता रहा 5 बजे। परंतु वर्ष 1999 से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने, है ना, सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट प्रस्तुत करने का समय जो है प्रातः 11 बजे कर दिया। अब 11 बजे अगर सुबह है यानी प्रातः है, उसके मतलब भारत में दिन होता होगा, ठीक है। तो ये जो है बजट का इतिहास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए बच्चों, बोलता है कि उपभोग प्रवृत्ति क्या है। सबसे पहले तो आपको उपभोग जानना है। उपभोग जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की उपयोगिता को अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपयोग करता है तो उसे उपभोग कहा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक वस्तु में वो यूटिलिटी प्राप्त होता है या यूटिलिटी मौजूद होता है जो उपभोक्ता को संतुष्टि दे सकता है, ठीक है ना। उपभोग जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक होता है अल्पकालीन, ठीक है, एक होता है दीर्घकालीन और एक होता है अति अल्पकालीन, ठीक है। तो ये जो है उपभोग हो गया। प्रवृत्ति का मतलब होता है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब है कि डेली का आदत क्या है, आपका इनकम के आधार पर जो खर्च करते हैं, ठीक है, उसी को प्रवृत्ति कहा जाता है, प्रोपेंसिटी कहा जाता है। अब यहाँ कहता है कि उपभोग और व्यय योग आय के बीच फलनात्मक संबंध को ही उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए जो है उपभोग और व्यय योग आय, जो आपके इनकम है उसी के अनुरूप जो है आप व्यय करते हैं, ठीक है, तो उसी को उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने इनकम के अकॉर्डिंग जो है परचेजिंग करता है, खरीदारी करता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर बोलता है आय के वृत्ताकार प्रवाह क्या है, यानी इसका मतलब है कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। तो बोल रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्तियों और भुगतानों का प्रवाह बराबर होता है। चलिए जानते हैं इसको। चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे तात्पर्य यानी आय चक्रीय प्रवाह से तात्पर्य जो है मौद्रिक आय के प्रवाह तथा अथवा एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं तथा सेवाओं के चक्रीय प्रवाह से। बच्चों यहाँ पर ये समझिए कि एक देश के अंदर दो संस्थाएं, एक है फर्म जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है, और गृहस्थ क्षेत्र क्या करता है, वस्तु और सेवा का जो है उपभोग करता है। अब यहाँ पर समझिए कि फर्म जो है वास्तविक प्रवाह करता है, रियल फॉलो करता है, यानी फर्म का काम है वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन करना और अपने देश के अंदर क्या करना, सेल करना, बेचना। अब ये खरीदेगा वस्तु और सेवा को, तो उससे क्या होगा, मौद्रिक प्रवाह होगा। फर्म को क्या करना पड़ेगा, वस्तु और सेवा का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, इसको जो है पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो है, यहाँ से वस्तु को प्रवाह हो रहा है और यहाँ से यहाँ जो है मौद्रिक प्रवाह हो रहा है, यानी मनी फ्लो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग आय चक्रीय प्रवाह कहेंगे। दूसरे संदर्भ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्म है और एक गृहस्थ क्षेत्र है। गृहस्थ क्षेत्र का मतलब होता है पूरा अपना देश, डोमेस्टिक, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं अपने देश के अंदर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा भारत को हम गृहस्थ क्षेत्र बोलेंगे। और भारत के ही अंदर बहुत सारा जो है, जैसे टाटा है, तो टाटा क्या कर रहा है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। यहाँ पर क्या है कि अपना देश के ही हमारा जो है श्रम, पूंजी, भूमि जो है इस फर्म के लिए जो है काम करता है, यानी साधनों का प्रवाह कौन कर रहा है, गृहस्थ क्षेत्र कर रहा है। जब साधनों का साधन क्या है, उत्पत्ति के साधन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जब यहाँ पर साधन आ जाता है किसके द्वारा, तो गृहस्थ क्षेत्र के द्वारा, तब ये क्या करता है, श्रम को भुगतान करता है, किस रूप में, मजदूरी के रूप में, पूंजी के लिए ब्याज के रूप में, भूमि के रूप में जो है किराया के रूप में, ये क्या करता है, भुगतान करता है, साधनों का भुगतान कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मनी फ्लो कर रहा है। फर्म क्या कर रहा है, मनी फ्लो कर रहा है, और ये गृहस्थ क्षेत्र जो है कह सकते हैं रियल फ्लो कर रहा है, बस यानी साधनों का प्रवाह कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कर्व को आपको समझना पड़ेगा, इसी को कहते हैं आय के चक्रीय प्रवाह। अब वहां तो दो संस्था को इन्वॉल्व करके मैंने बताया, अब यहाँ पर जो है गृहस्थ क्षेत्र और फर्म दोनों, तो इसका काम है प्रोडक्शन करना और वस्तु और सेवा का क्या करना, प्रवाह करना है। इसका काम क्या है, देखिए यहाँ पर वस्तु और सेवा का क्या कर रहा है, ये इधर लाने का मतलब प्रवाह कर रहा है, कहाँ, गृहस्थ क्षेत्र में। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है ये क्या करता है, उपभोग व्यय करता है, जिस वस्तु और सेवा का उपभोग करता है उसके बदले इसको भुगतान करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो भी इसके पास पैसा आता होगा बचत के रूप में, कहाँ, वित्तीय प्रणाली अर्थात बैंक में जमा करता होगा। जब जमा करने की प्रोसेस, इसको क्षरण कहा जाता है, लीकेज कहा जाता है, ये याद रखना, बचत को लीकेज कहा जाता है। और जब इसको जरूरत पड़ता है तो बैंक से क्या करता है, ऋण प्राप्ति करता है या अपना जमा पूंजी को निकालता है, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, भरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भरण कहा जाता है, और भरण को इंग्लिश में इंजेक्शन कहा जाता है। तो लीकेज और इंजेक्शन से रिलेटेड जो है आपको प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ जब कोई फर्म हो, कोई व्यक्ति हो, जब अपना जमा पूंजी को बैंक में रखता है तो उसको कहा जाता है क्षरण, यानी लीकेज। और जब वित्तीय प्रणाली से या बैंक से पैसा वो अपना विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसको बोला जाता है भरण, और उसको इंग्लिश में कहा जाता है इंजेक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये क्या है कि फर्म जो है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर जो है सरकार को देता है, ठीक है। सरकार को भी पैसा देना जरूरी है ताकि वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर सके। तो हर एक उत्पादक क्षेत्र पर सरकार क्या लगाती है, कर लगाती है। ये भी क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को भुगतान सरकार को करता है। लेकिन सरकार की भी अथॉरिटी होती है, जिम्मेवारी होती है कि ये क्या दे, अनुदान दे, सब्सिडी देता है, किसको, फर्म को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, यहाँ से एरो दिखा रहा है यहाँ पर, उसके मतलब है कि सरकारी क्रय और अनुदान, ये जो फर्म प्रोडक्शन करता है उसको सरकार खरीदता भी है और कुछ सब्सिडी भी फर्म को दे देता है, तो फर्म को ये लाभ है। अब यहाँ पर देखिए गृहस्थ क्षेत्र क्या करता है कि ये जो प्रोडक्शन जो है, ये यहाँ तो सबसे पहले गृहस्थ क्षेत्र क्या करता है कि साधन का प्रवाह करता है, किसको, फर्म को, और साधन का ये क्या करता है, भुगतान करता है। साधन का मतलब हो गया श्रम, हो गया पूंजी, हो गया, है ना, भूमि हो गया, ये सारी जो है गृहस्थ क्षेत्र जो है फर्म को देता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है साधन का भुगतान कौन करेगा,
फर्म करेगा, साधन का भुगतान जो है फर्म करेगा, और उत्पादन के साधन का प्रवाह कौन करेगा, गृहस्थ क्षेत्र करेगा। ठीक है, अब ये जो है गृहस्थ क्षेत्र के अंतर्गत जो है जो व्यक्ति है जो सरकारी जॉब कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उद्योगपति है, ठीक है, तो वो सरकार को डायरेक्ट टैक्स देता है। क्या देता है? डायरेक्ट टैक्स देगा। लेकिन सरकार, जब सरकार के अंदर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको किस रूप में? मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में और हस्तांतरण भुगतान के रूप में सरकार जो है यहाँ गृहस्थ क्षेत्र यानी देश के निवासियों को भुगतान करता है। अच्छा, ये जानिए, तो वेतन मजदूरी सबको जानता है, लेकिन हस्तांतरण भुगतान का मतलब होता है जैसे बच्चों को स्कॉलर मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, वृद्धा लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, तो ये जो है हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। और ये सारे कौन करता है? सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये तो सब समझ में आ गया। बचत के मतलब मैंने बताया था चरण होता है। चरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लीकेज कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बैंक यानी वित्तीय प्रणाली से पैसा वापस लेता है, ऋण प्राप्ति करता है, तो इसको जो है इंजेक्शन कहा जाता है, इसको भरण कहा जाता है। इस तरह जो है सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है ना। एक क्षेत्र और इन्वॉल्व करते हैं, एक क्षेत्र को जो है हम लोग बाह्य क्षेत्र को भी इन्वॉल्व करते हैं, जिसको फॉरेन कहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा देश में जो है विदेशी वस्तु आकर के बिकता है, तो हमारा देश का भी तो वस्तु जाकर के यहाँ बिकेगा निर्यात से। देखिए यहाँ निर्यात कर रहा है, ये फर्म क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। निर्यात से उसको क्या हो रहा है? आयात के लिए ये भुगतान करता है। बाह्य क्षेत्र से पैसा आ रहा है, यानी फॉरेन करेंसी जो है फर्म के पास आ रहा है, फर्म के जरिए जो है बैंक में भी फॉरेन करेंसी जा रहा है। कोई भी लेन देन तो हम लोग बैंक के द्वारा ही करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह जो अब यहाँ पर क्या है कि ये बाह्य क्षेत्र भी हमारा गृहस्थ क्षेत्र में यानी हमारा देश में जो है वो साधन का निर्यात करता है, जो भी वस्तु बनाता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं भारत के संदर्भ में इतना चीजें जो हैं, ये आपको पेन नजर आ रहा है ना, ये उत्तरी कोरिया से बनकर आया है। ठीक है, एक हाइलाइटर मेरे पास है, तो वो भी क्या है? उत्तरी कोरिया से बनकर के आया है। देश में आकर बिक रहा है, तो उसके बदले क्या करेगा? है ना। देखिए साधन का भुगतान हम लोग करते हैं, पैसा दे दिए। तो इस तरह जो है 4 क्षेत्र हो रहा है, बाह्य क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। ठीक है, ये वित्तीय प्रणाली को क्षेत्र हम लोग नहीं मानेंगे। यहाँ 4 क्षेत्रीय जो है, चारों क्षेत्र में क्या सर्कुलेट, तो वित्तीय प्रणाली अर्थात बैंक के जरिए। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोग क्या है ना, वर्णन करें। अब यहाँ विनियोग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। विनियोग समझ में नहीं आता है ज्यादातर लोगों को, इन्वेस्टमेंट समझ में आता है। बोला कि विनियोग एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में लगाए जाने वाले या वाली रकम की मात्रा होती है। ठीक है, यानी सरकार द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष के अवधि में जितने भी रकम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में लगाता है, उसको हम लोग विनियोग कहेंगे या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। विनियोग बच्चों 2 तरह का होता है, चलिए जानते हैं। विनियोग 2 प्रकार का, एक प्रेरित निवेश और एक होता है स्वायत्त निवेश। ठीक है, प्रेरित निवेश का मतलब होता है कि जैसे जैसे सरकार के पास आय बढ़ती है या इनकम बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट को अपना बढ़ाते जाता है। जैसे मान लिया जाए कि OY पहला इनकम है, उस समय इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा होता है? OI कर रहा होता है। ठीक है, जैसे इनकम OY से OY1 हो जाता है, इनकम बढ़ जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि OI से बढ़कर इन्वेस्टमेंट कितना कर देता है? OI1 कर देता है। तो यहाँ इनकम जैसे बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, उसको प्रेरित निवेश कहा जाता है। अब यहाँ एक स्वायत्त निवेश है। इनकम, ये इनकम लाइन है, वो एक्सिस इनकम लाइन को दिखाता है, और आपका जो OI है वो निवेश को दिखाता है। तो यहाँ देखिए कि पहला जो है इनकम OY रहता है और इन्वेस्टमेंट जो है OI रहता है। इनकम यहाँ बढ़ रहा है, OY से OY1 हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यों का त्यों रहता है। इन्वेस्टमेंट जो है निर्धारित समय पर एक निश्चित मात्रा में जो खर्च होता रहता है, इनकम बढ़े घटे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको इस तरह का निवेश को बोला जाता है स्वायत्त निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है, वर्णन करें। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला क्या है?
बोला कि प्रत्यक्ष कर का अंतिम भार उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जो सरकार को कर का भुगतान करना पड़ता है, यानी सरकार जिस पर कर लगाया और कर का भुगतान वही व्यक्ति अगर करता है तो इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कर। इसके विपरीत में अगर आप जानना चाहेंगे तो अप्रत्यक्ष कर जिसका सरकार को भुगतान एक व्यक्ति करता है, किंतु जिसे सरकार क्या करता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया, जिस फर्म पर लगाया, फर्म भुगतान नहीं करेगा बल्कि अंतिम भार किसी अन्य व्यक्ति को उठाना पड़ता है। मान लिया जाए बगड़िया पर सरकार क्या किया, टैक्स लगाया, लेकिन बगड़िया भुगतान नहीं कर रहा है, वो जनता से वसूल रहा है। तो इस तरह के जो है एग्जाम्पल में जीएसटी आ सकता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब बोल रहा है कि कर का टालना क्या होता है, तो प्रत्यक्ष कर को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता। प्रत्यक्ष कर जैसे मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स लग रहा है, मेरा सालाना इनकम जो है 15 लाख रुपया है, तो हम किसी को नहीं दे सकते हैं, ये हम किसी को बहाना नहीं कर सकते कि वो दे देगा, ठीक है। ये प्रत्यक्ष कर जब सरकार किसी व्यक्ति पर थोपती है, लगाती है, तो उसी व्यक्ति को जो है देना पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर को दूसरे व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। जिसे मान लीजिए अभी मैंने कहा कि बगड़िया या कोई फर्म पर लगाया, तो बगड़िया या कोई फर्म भुगतान नहीं कर रहा है बल्कि क्या कर रहा है, जनता से वसूल